अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है भारत से सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम सब उनको देखते रहते हैं, उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। और हमेशा मैं कहती हूँ और आज फिर कहूँगी कि सर के साथ एक ख़ास अटैचमेंट फ़ील होती है क्योंकि इलाहाबाद से हैं और हम बड़े शौक से सर आपकी ट्वीट्स वग़ैरह देखा करते हैं जब आप वहाँ की पिक्चर्स लगाते हैं स्पेशली जो मंदिर है वहाँ की, तो बहुत अच्छा लगता है आपसे हमेशा बात करके। लेकिन सर आज आपसे बात करना चाहेंगे कि नुपुर शर्मा का केस जो है बार-बार हम देखते हैं कि कुछ कम हुआ है टेंशन, कुछ चीज़ें जो हैं सेटल डाउन होने लगी हैं, फिर दोबारा से एक नए सिरे से जो है सब कुछ दोबारा शुरू कर दिया जाता है। आप क्या समझते हैं मीडिया की गलती है या इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है कि ये मामला ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा? और साथ-साथ सर जो पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि कोई पकड़ा गया है जो नुपुर को मारने के लिए कहा जा रहा है कि आया था। तो ये सब चीज़ें आप किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं? अ, अर्जुन जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल पर बात करने के लिए बुलाया। और नुपुर शर्मा का मसला मुझे लगता है कि ये केस स्टडी बनने वाला है और सिर्फ भारत के लिए नहीं, सिर्फ भारत के हिंदू मुसलमानों के संदर्भ में नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के संदर्भ में ये केस स्टडी बनने वाली है। अब नुपुर शर्मा ने एक भारतीय टीवी चैनल पर बहस हो रही थी, तस्लीम रहमानी जो पहले पीएफआई से जुड़े हुए थे, एसडीपीआई से जुड़े हुए थे और अभी वो अपना कोई संगठन चलाते हैं, और उनके साथ वो बातचीत में, जिसको हम कहते हैं कि टीवी की बहस में, अचानक वो आवेश में आ गई, गुस्से में आ गई, आवेग में आ गई और फिर उन्होंने कुछ कुछ कहा। आमतौर पर हम में से कोई भी जो टीवी की बहस में जाता है, और अगर खास करके जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए वो जो बेसिक्स है उसका पालन नुपुर शर्मा ने नहीं किया। यहां तक मैं बिल्कुल मानता हूं, और नुपुर शर्मा को जो माफी मांगनी चाहिए थी, नुपुर ने माफी मांगी। अभी भी उसका जो लास्ट ट्वीट है हिंदी और अंग्रेजी में, वो यही है, और मुझे लगता है कि उसके बाद ये बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये बात खत्म नहीं हुई। उसको टीवी की बहस कहें, उसके सर मढ़ दिया जाता है, दोष दे दिया जाता है। अब अगर कोई आरजू काजमी और हर्षवर्धन त्रिपाठी किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से सोसाइटी में कुछ हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। लेकिन सोसाइटी में कुछ हो रहा है तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, ये तो फिर हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ अन्याय होगा। हाँ, जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं हम किसी को लगने वाली, किसी को परेशान करने वाली, किसी की जो फेथ है, ट्रस्ट है, उस पर चोट करने वाली बात ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमने जो टीवी चैनलों पर, भारत में टीवी चैनलों पर बहस देखी, मेरा ये मानना है कि उन्होंने टोन डाउन करने की कोशिश की। मैं खुद ज्यादातर बहस का हिस्सा रहा और मैं ये मानता हूं कि उसको खत्म करना चाहिए था। सरकार की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट था, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने सिर्फ नुपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से नहीं निकाला है, उन्होंने अपने स्पोक्स पर्सन को इस मसले पर टीवी की बहस में जाने से ही रोक दिया, क्योंकि उनका मानना था कि कहीं किसी डिबेट में कुछ ज्यादा हो जाए, कोई बहुत हाई वॉल्यूम में बोल जाए, लाउड हो जाए, तो वो अच्छा नहीं। लेकिन अब इसका जो दूसरा पहलू है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा खतरनाक है, और इसको हम लोगों से बहुत अच्छे से शायद आप वहां देख रही हैं, पाकिस्तान में देख रही हैं, या कोई भी ऐसा जो इस्लामिक मुल्क है। भारत में ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी ने कोई ऐसी बात कह दी, कोई किसी ने पैगंबर साहब पर कोई टिप्पणी कर दी और उसके बाद फिर कोई चाकू लेकर निकल पड़ा और उसने किसी की गर्दन काट दी। लेकिन इस बार ये मसला थोड़ा ज्यादा संजीदा है, खतरनाक है, जो हिंदू मुस्लिम फैब्रिक है उस पर चोट करने वाला है। क्योंकि ये जो दो हत्याएं हुई, एक उदयपुर जिसमें एक कन्हैयालाल दर्जी जी थे, जो उनके यहाँ लोग आए और कहे कि हम ग्राहक बनकर आए हैं, और वो कपड़े की नाप वगैरह दे रहे थे, उनको मार दिया। उसमें उनके पड़ोसी नाजिम का हाथ आता है, और वहां के लोग की जैसे कन्हैयालाल दर्जी, ऐसे ही कई लोगों को टारगेट किया। वो सब क्या उनका गुनाह था कि किसी ने लिख दिया था आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, किसी के उससे एक फोटो लग गई थी नुपुर शर्मा की। और कन्हैयालाल दर्जी तो खुद मोबाइल स्मार्टफोन चलाना भी नहीं जानते थे, उनके बेटे से गलती से हुआ, जिसको उन्होंने तुरंत डिलीट किया जैसे उनको धमकी मिली, और माफी मांगी। ऐसे ही अमरावती में जो उमेश कोल्हे का मसला है, उसमें भी एक ग्रुप बनता है, ढेर सारे लोगों को धमकियां दी जाती हैं। अब मुझे लगता है कि ये बात जहां जा रही है, वो टीवी मीडिया या सरकार या किसी भी राजनीतिक दल से अलग बात हट चुकी है। अब ये पूरी तरह से जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो मुसलमान हैं, और मैं इसीलिए मैंने कहा कि ये
इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में जाएगा, ये वैश्विक संदर्भों में जाएगा, भारत भर का मसला नहीं है कि क्या हम किसी भी तरह की चर्चा और आलोचना की तो बात ही नहीं, किसी भी तरह की चर्चा नहीं कर सकते। और मान लीजिए किसी से गलती हो गई, तो आज के समय में उसकी अंतिम परिणति क्या होगी, फाइनल क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो सकता है, या कहें कि मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो सकता है। वो ये हो सकता है कि हम किसी कोर्ट में जाएं, उसके सामने अपनी दलीलें पेश करें। और हर देश के ऐसे कानून है, और मैं बड़ा इसका सख्त कहें कि खिलाफ रहता हूं, बहुत विरोध करने वाला हूं। जैसे ही कोई कहता है कि ब्लास्फेमी का कानून लाइए, भारत में इसकी चर्चा होने लगी, मुझे बड़ा बहुत पीड़ा देता है कि भारत जैसे देश में अगर कोई ईश निंदा की बात करे, किसी की कोई, हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी जबरदस्त है और लोग टिप्पणियां करते रहे, लेकिन अगर इस मसले की वजह से, और मैं तो कहूंगा कि नूपुर शर्मा एक माइलस्टोन बनेगी, ये केस स्टडी एक ऐसी होगी जो मुसलमान, इस्लाम और खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के संदर्भ में कैसे बदलाव होगा, या हम वहीं जड़ खड़े रहेंगे उसी जगह पर जिसको हम कहते हैं मध्ययुगीन बर्बर, एक वो सोच जो पीछे ले जाती है। मैं इसको इस तरह से देखता हूं। लेकिन सर आपको क्या लग रहा है कि ये सब कुछ नूपुर के लिए कितना खतरनाक है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको कोई नुकसान पहुंचा दे, जैसा कि अभी सुनने में आया कि यहाँ से कहा गया, आपके मीडिया पे कहा गया कि कोई पाकिस्तान से गया है। अब कैसे पहुंच गया, कहाँ से पहुंच गया, बड़ी मतलब हैरत की बात है। लेकिन ये कि एजेंसीज ने पकड़ लिया है और गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, ऐसा कुछ है तो। लेकिन वहां पे भी बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं नुपुर को। तो आपके ख्याल से ये बात कब ठंडी होगी और नुपुर कितना सिक्योर है भारत में? नहीं, मुझे नूपुर की सुरक्षा को लेकर सचमुच चिंता होती है। और पाकिस्तान से कोई आया है, वो अजमेर दरगाह भी आया था, चादर चढ़ाई, फिर वो मारना चाह रहा है, ये तो एक विषय है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हर मसले में कोई भारत पाकिस्तान कर देना ये बहुत कोई समझदारी की बात नहीं है। और हम क्यों पाकिस्तान से कोई आया इसकी चर्चा बहुत ज्यादा करें, हम भारत के संदर्भ से अगर मैं बात करूं, और ठीक है कोई आया होगा, आ भी सकता है। पाकिस्तान क्या, वो दुनिया के किसी भी हिस्से से किसी की मान्यताएं आहत हुई हैं, किसी का धर्म आहत हुआ है, और कोई मुसलमान कहीं से चाकू लेके चल सकता है। लेकिन ये जब हम बात कर रहे हैं तो कितना खराब है ये, और हम उसकी बात छोड़ ही देते हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो यहां नूपुर शर्मा को धमकी दे रहे हैं, जो नूपुर शर्मा, आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, ये तो बेसिक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बेसिक है कि मैं कितनी भी खराब बात कहूं, लेकिन अगर आरजू काजमी को लगता है कि ये बात ठीक है और उन्होंने लिखा आई सपोर्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी, तो मेरी बात की वजह से आरजू की जान पर बनाए, इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकता। और हमने अलग अलग तरीके से बहुत सी कहें कि ऐसी गड़बड़ियां देखी हैं, सोसाइटी को पीछे जाते देखा है। मेरा ये मानना है कि अब ये इस्लाम को मानने वाले, स्पेशली जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लाम के धर्मगुरु हैं, हमने कुरान पढ़ी है, हम हदीसें पढ़ चुके हैं, हम जितना कुछ है उन सारे संदर्भों को जानते हैं, और अगर पैगंबर साहब के जीवन की कहानियां आप सुनाते हैं, एक कहानी मैं भी सुनता हूं कि वो बूढ़ी औरत जो अक्सर कूड़ा फेंकती थी, हमारे टीवी चैनलों पर बार बार दोहराया जा रहा है। सवाल ये कि जब पैगंबर साहब के ऊपर 2 दिन उसने बीमारी की वजह से कूड़ा नहीं फेंका और वो चले गए, उसका तबीयत कैसी है, हालचाल दुरुस्त है ना, ठीक तो हो, और उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस पे नाराज हो नहीं सकता, माफी से बड़ा कुछ नहीं। और आप इस्लाम को मानने वालों को अगर ये सिखा रहे हैं कि नहीं नहीं गर्दन काटना ही आपको जन्नत ले जाएगा, हूरे देगा, उसी से आप सब कुछ हासिल करोगे, तो कितना खतरनाक है। सिर्फ नूपुर नहीं, किसी भी सभ्य समाज में ऐसे जो भी लोग हैं जो बातचीत करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सबको ये पीछे ले जा रहा है, दलदल है, ये घसीट रहा है। और मुझे लगता है कि इससे निकलना ही पड़ेगा सोसाइटी के तौर पर। और चूंकि जब मैं कहता हूं कि चाहे केंद्र सरकार हो भारत की, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे राजनीतिक दल हो, या हम लोग हों, हम लोगों को जो करना है, मैंने इधर बहुत टीवी डिबेट में टोन डाउन देखा, यहां तक कि चैनलों में मैंने देखा कि आप उसकी बात करें कि आखिर कैसे इस सब से हम निकल सकते हैं। मैंने ढेर सारे मुसलमानों को भी बात करते हुए देखा कि ये कौन सी बात हो गई भाई, पहले किसके माँ बाप की शादी किस उम्र में हुई है, इससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अगर उसका तरीका गलत है तो उसकी बात हो सकती है, उस पर माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन उसकी वजह से किसी की जान पर बनाए, ये कैसे हो सकता है। हमें लगता है कि इस पूरी डिबेट को उस जगह ले जाना चाहिए। उसमें ये मैं फिर से कह रहा हूं कि सिर्फ भारत का मसला नहीं है, भारत के हिंदुओं मुसलमानों का मसला नहीं है, ये वैश्विक संदर्भ में ये बात होनी चाहिए। कम से कम भारतीय उपमहाद्वीप के लोग तो ये सोचें, जो एक जैसे रहते हैं, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा दिखते हैं,
उनकी मान्यताएं भले अलग अलग हैं। लेकिन सर इस सारी बात में जो है बिल्कुल सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते और बिल्कुल हर कोई ये नहीं कहेगा कि जी यार सर तन से जुदा और इस किस्म की चीजों के ऊपर हर कोई बिलीव नहीं करता। मगर आपको लगता है कि भारत में जो मुसलमान रहते हैं उनमें और जो बाकी लोग हैं जो किसी और रिलीजन को मानते हैं उनमें एक फासला आ गया है, हर कोई अब डरने लग गया है कि अगर कोई मुस्लिम दोस्त भी है, एक किसी मुस्लिम दोस्त ने भी मारा था किसी को, वो ये न्यूज भी आई थी। तो अब ऐसा तो नहीं है कि लोग एक दूसरे से खौफ खाने लगे हैं वहां पर, और इस चीज को आप क्या समझते हैं कि ये इस चीज को खत्म कैसे किया जाएगा, इस सोच को कैसे आप रोकेंगे? देखिए आरजू जी, मैं बहुत दुख के साथ, पीड़ा के साथ ये बताऊं, क्योंकि भारत पाकिस्तान अलग हुआ, रिलीजियस फाउंडेशंस थी, बिलीफ्स थी, तो कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान पे सब एक दूसरे पे भरोसा ही करते थे। ढेर सारे लोगों के मन में अच्छा बुरा चलता था। लेकिन इस घटना के बाद अचानक वो खाई, वो दरार, वो बहुत चौड़ी हो गई। और मैं कुछ घटनाओं का जिक्र नहीं करता हूं पब्लिकली, अभी भी नहीं करूंगा, लेकिन हाल के दिनों में मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो आम तौर पर एकदम कहते थे कि नहीं नहीं, हमारा जो फैब्रिक है बहुत मजबूत है, हम हिंदू मुसलमान एक साथ हैं, और कम से कम जो भारत के हिंदू मुसलमान है वो तो दूसरी तरह से सोचते हैं। और ये तो हमने दुनिया की अलग अलग रिपोर्ट्स देखी हैं कि भारत की जमीन पर जो मुसलमान है वो दुनिया के दूसरे हिस्सों से बहुत कम कट्टर है, रेडिकलाइजेशन में बहुत कम है। तो हमें ये उम्मीद थी। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि पड़ोसी दोस्त, अब कन्हैयालाल दर्जी का पड़ोसी था नाजिम, वो इसमें शामिल था। अब अगर उमेश कोल्हे का दोस्त था, 16 साल की दोस्ती थी, एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में थे। अब आपको अगर कोई बात बुरी लग गई और आप किसी की गर्दन काट दें, किसी को मारने की तरफ जा रहे हैं, तो खाई नहीं बढ़ेगी, ये मैं नहीं मानता। लेकिन मेरा ये मानना है कि दुनिया में कहीं भी आप बातचीत से आगे बढ़ सकते हैं। आपको कहीं न कहीं, जिसको हम कहते हैं कि ये बात छोड़कर आगे बढ़ना होगा। ये आगे बढ़ने का ही वक्त है। अच्छी बात ये है कि भारत में जो अदालत है उसकी सुनवाई नए सिरे से कर रही है। उन्होंने खुद कहा कि हमने भी जो कह दिया था कि सिर्फ नुपुर के बयान की वजह से ये हुआ, वो अकेली जिम्मेदार है। अब हमको भी लग रहा है कि हम अपनी बात कहने में कहीं गड़बड़ी कर गए। कहीं ये बड़ी बात है कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश खुद कह रहे हैं कि हम अपने आप को एक तरह से कहें कि वो रिवीजन मोड में है। तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक जिन लोगों के नाम पर इस्लाम चलता है, यानी जो मौलवी, मौलाना, जो अलग अलग जो कहते हैं ना कि मस्जिद में और जगह जगह जो लोग होते हैं, जिनको लोग सुनते हैं, वो जब तक ये कहना बंद नहीं करेंगे कि हमारे धर्म को खतरा है, हमारे पैगंबर साहब पर ये टिप्पणी की गई, उनको ये बात समझनी होगी कि अगर इस तरह से करेंगे, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस्लाम की जो छवि है, और इसको कहीं कोई बिना किसी संकोच के मैं कहता हूं कि ये तो कहना मूर्खता होगी कि हर मुसलमान यही सोच रहा है, यही कर रहा है। लेकिन चूंकि दुनिया भर में ऐसी चीजें हुई, दुनिया भर में ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई, भारत के संदर्भ में है तो भले ही वो अलग अलग वजहों से हो, लेकिन जब इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो उसमें वो भी एक कहीं न कहीं हिडन या कई बार तो सामने खुलकर आता है कि इसकी वजह से हम कर रहे हैं। वो ढेर सारी थियरीज हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों को आगे आके ये बात करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में अगर हम उसी तरह से रहना चाह रहे हैं, आमने सामने सड़क पर रहना चाह रहे हैं, एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं, तो ये बेहद खतरनाक है। और मैं बार बार इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप का संदर्भ ले रहा हूं, क्योंकि दुनिया के अलग देशों में, चीन में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये हम सब जानते हैं। और तुर्की भारत या पाकिस्तान या इस महाद्वीप के, उपमहाद्वीप के मुसलमानों का एक तरह से कहें कि लीडरशिप उनके पास नहीं हो सकती है। ये जमीन अलग है, वो जमीन अलग है। अगर इतनी बात समझ लें तो शायद बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। और सर आपको लगता है कि पाकिस्तान ना सही लेकिन ये कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं वो एजुकेशन में काफ़ी पीछे हैं, बहुत ज़्यादा उनको देखा नहीं गया कि वो एजुकेशन फील्ड में आगे आए हों। क्या ये वजह हो सकती है इस तरह की सोच की? क्योंकि पाकिस्तान में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम समझते हैं कि यहाँ पे इस तरह का माइंडसेट है, हमने खुद ही इस चीज़ को बढ़ाया है, खुद ही सपोर्ट किया है, तो आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन भारत में मेरे लिए बहुत हैरत की बात थी कि इस तरह से कोई वाकया हो कि किसी की गर्दन उड़ा दें और बोला जाए जी सर तन से जुदा, या किसी की ऐसे जान को खतरा हो जाए जैसे नुपुर को है। तो आपके ख्याल से क्या एजुकेशन की कमी है? और आपके क्या मतलब कोई आप लोगों को कोई सख्ती से कोई किसी को सजा देनी होगी जो पकड़े गए हैं? कैसे ही रोकेंगे? सिर्फ बातचीत से तो सर ये नहीं रुकने वाले, अगर नहीं आप नहीं, कहें ये कि ये ये बात करेंगे और लोग रुकेंगे। बहुत क्लैरिटी है, मुझे बहुत स्पष्ट है कि सजा तो ऐसे लोगों को
इसमें जो भी जरा सा भी इन्वॉल्व है कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कानूनी तौर पर। भारत के संविधान के दायरे में जो कानून है वो बहुत सख्त है और कोई नया कानून लाने की जरूरत नहीं है, उनके तहत दिया जाए। जहां तक रही बात की उनकी एजुकेशन की बात, तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि निश्चित तौर पर जब एजुकेशन कम होती है, जो दिखता भी है मुसलमानों में, भारत के भी मुसलमान है, उनका बड़ा तबका है, बड़ा हिस्सा है जो उतनी एजुकेशन नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि एक बड़ा वर्ग है जो अच्छी शिक्षा मिलने के बावजूद, अच्छे खासे एजुकेटेड होने के बावजूद वो भी इस तरह की चीजों को प्रोपेगेट करते हैं। वहां जाकर ये खतरा बड़ा होता है और उसको लेकर कई बार हम जैसे लोग भी सोचते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा जिसको कहते हैं ना कि कौन सा ऐसा सामाजिक मंत्र होगा, सोसाइटी कौन सी ऐसी चीज कर देगी जिससे ये दुरुस्त होंगे। लेकिन इसमें एक पहलू है जो अगर ठीक हो तो शायद हम जैसे भारत में एक पाकिस्तान में वो कितना बड़ा हुआ है मुझे नहीं पता है, भारत में एक एक्स मुस्लिम्स का बहुत बड़ा मूवमेंट अभी शुरू हुआ है। हुँ। कोई ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन केरल में तो उन्होंने अपना एक छोटा संगठन बना लिया है। मैंने एक एक्स मुस्लिम से बात की थी तो मेरे पास ढेर सारे लोगों के फोन आते हैं और चूंकि मैं तो सब कुछ पब्लिक है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, तो उनके फोन आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम बात करना चाहते हैं। एक सज्जन हैदराबाद से मुझे अक्सर फोन करते हैं, वो कहते हैं कि मैं पिछले 15 सालों से इस चीजों पर सवाल खड़ा करता हूं, लेकिन परिवार और सोसाइटी के डर से वो सब बोलता नहीं। फिर ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो मुस्लिम सोसाइटी में भारत में वो बात होती है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से आप कैसे रह सकते हैं, जो एक घेटोइजेशन है, एक जगह रहना, बस्ती में रहना, एक गलियों वाली जगह पर रहना, तो वो कैसे ठीक हो सकता है। उस सब को लेकर जिस तरह से एक कहें कि सोसाइटी में अवेयरनेस आ रही है, लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बात बहुत ठीक से करनी होगी, खुलकर करनी होगी। ये जो अंडर द कारपेट होती है, जो ड्राइंग रूम में तो बातचीत कुछ और होगी, बाहर बड़ा अच्छा बनेंगे कि नहीं नहीं हिंदू मुसलमान शांति सौहार्द एकता, और जैसे ही घर में बैठेंगे कहेंगे उसके हाथ का पानी नहीं पीना है, उसके यहाँ का खाना नहीं खाना है, उसके लोगों से दोस्ती नहीं बढ़ानी। ये जो दोहरा चरित्र है, और मैं बताऊं कि ये आम लोगों का कम होता है दोहरा चरित्र। आम लोग तो जो ड्राइंग रूम में सुना होता है या किसी तकरीर में मौलवी ने बोला होता है उसको खुलेआम बोल देता है, वही वायरल हो जाता है और कहते हैं कि मुसलमान ऐसे ही बोलता है। लेकिन वो मुसलमान दोषी नहीं है। मुसलमान दोषी वो है जो ड्राइंग रूम में या किसी मस्जिद में या किसी अपनी घर की चार दीवारी में किसी तकरीर में कह रहा है कि ये तुम करोगे तो तुमको क्या मिलने वाला है, किस तरह से तुमको जन्नत बख्श दी जाएगी और क्या क्या, वो उसकी बार बार चर्चा करने की मुझे जरूरत नहीं लगती। मुझे लगता है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, चिन्हित करना होगा, उन्हें सख्त सजा देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर उन पर हम काबू पाएंगे तो शायद जो कम शिक्षित भी है, लेस एजुकेटेड भी है मुस्लिम, वो भी शायद ये बात समझ पाएगा। और महिलाओं को सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व कीजिए, डिबेट में महिलाओं को लाइए। मुस्लिम महिलाएं डिबेट में आने लगेंगी तो ये सारे जो कट्टर हैं ये सब के सब भाग खड़े होंगे। मैंने कई बार डिबेट्स में देखा है, हमारे यहाँ तो बड़ी मतलब जिसको कहते हैं ना कि कई ऐसी महिलाएं हैं और वो जब बोलती हैं तो सारे मौलवी जो है वो लॉजिक उनका गायब हो जाता है, वो सब भाग खड़े होते हैं। और आप जैसे लोग पाकिस्तान में हैं, बात कर रहे हैं, कहते हैं, तो मैं समझता हूं कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उधर से भी प्रेशर बहुत है। उनको भी लगता है कि आज के ये एडवांस एज में हमारी वाली चीज तो अब खत्म होती जा रही है। उनके भी घर के बच्चे जिनको जिसको कहते हैं ना कि बुरके में निकाब में बांध के वो लंबे समय तक कहते रहे कि नहीं नहीं यही है सब कुछ होना, मुसलमान होना, उनकी बच्चियां जब बाहर निकलती है उनको लगता है क्या मूर्खता इतने दिनों से हमसे करा रहे थे, किस तरह से हमको रहने को कह रहे थे। वो जब एक रेजिस्टेंस आएगा, वहां से प्रतिक्रिया आएगी, तभी ये सुधरने वाले हैं। इनको कोई कानून और कोई सरकार नहीं सुधार सकती, ये मैं मानता हूं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो मुस्लिम फीमेल्स जैसे आप कह रहे हैं वो हों, तो वो बात करें तो बहुत अच्छा है। और मैं खुद भी एज़ अ मुस्लिम मैं ज़्यादा सवाल उठाती हूँ तो मुझे लोग शुरू हो जाते हैं कि एक्स मुस्लिम हो गई हो, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कि बहुत से सवाल हैं जो लोगों को पूछने नहीं, चाहिए और एक उसकी चीज और क्लैरिटी होनी एक चीज चाहिए। मैं कहूंगा, एक आरजू ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। मैं तो आपके कभी कभी उस पे देखता हूं, तो हो सकता है ये भी जब आप इसको लाइव करेंगे तो उसकी टिप्पणियों से जो कमेंट्स आएंगे उससे समझ में आएगा कि किस तरह से लोग कहते सोचते हैं। आप जरा सोचिए कि एक्स मुस्लिम कहना पड़ रहा है उनको। हुँ। अब जैसे मैं हिंदू हूं, हमारे अपने ही घर में, हमारे अपने ही परिवार में जाने कितनी तरह के लोग हैं। शैव, वैष्णव, ब्रह्म, देवी को मानने वाले, साकार, निराकार, मूर्त, अमूर्त, जड़, चेतन, नास्तिक, आस्तिक, कुछ भी करते हैं। कोई सुबह उठ के बिना नहाए धोए
कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन कोई है जो कहता है यार ठीक है सब खाते पीते रहो, जब उठेंगे नहाएंगे तब देखा जाएगा। मुझे लगता है कि लोगों के जीने का जो अधिकार है उस पर हमला है, अगर आप एक तरह से सोचने की बात कर रहे हैं, और वो अगर आप घर के भीतर से वो शुरुआत होगी तभी ठीक हो सकता है। आप ये सोचें कि बाहर से कोई सड़क से कोई तकरीर आएगी, कोई मूवमेंट चलेगा और उससे सोसाइटी सुधरेगी, मुझे नहीं लगता कि वो सुधरने वाला है। और सरकार के तौर पर मुझे लगता है कि भारत सरकार निश्चित तौर पर नूपुर की सुरक्षा के लिए चिंतित होगी। जो सेंसिटिविटी थी, जिसको हम कहते हैं कि एक सरकार के तौर पर, राजनीतिक दल के तौर पर उनको जो करना चाहिए था उन्होंने किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि नूपुर शर्मा के अधिकार हैं, नूपुर शर्मा को वो स्पेस मिलना चाहिए, उसके जीवन को खतरा है और इस पर बड़ी बहस यहाँ हो रही है, दुनिया भर में होनी चाहिए कि क्या ये ठीक है क्या कि कोई कुछ बोल दे और उसकी वजह से उसका जीवन खतरे में पड़ जाए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अगर कुछ बोल दे तो उसके बाद उसका जीवन खतरे में पड़ जाए। लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं उनको भी थोड़ी-सी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के माहौल में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर कुछ होने में भी ज़रा भी देर नहीं लगती और बाकी दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता। 2 दिन, 4 दिन जो है न्यूज़ चलेगी और फिर सब लोग भूल जाएँगे। तो थोड़ा-सा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द जिस तरह के लोग रहते हैं, हमें उन्हीं से बचना है। वो जैसे मैंने जब सर ड्राइविंग सीखी थी ना, तो मेरे फादर कहते थे कि ये मत सोचो कि मतलब तुमने कहाँ जाना है, समझो सब तुम्हें मारने के लिए निकल रहे, तब तुम जो है ना गाड़ी निकाल पाओगी। तो बिल्कुल इसी तरह से एहतियात करनी चाहिए और आई विश के नुपुर खैरियत से रहें। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने जॉइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक शुक्रिया और हम उम्मीद करेंगे कि नूपुर शर्मा की ये जो कहें कि बातचीत उस पर शुरू हुई है, ये दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव में देखने के लिए तैयार करे और खास करके मुसलमान बातचीत के लिए तैयार हो। बातचीत और जिसको हम कहते हैं ना कि डायलॉग के ज़रिए कुछ भी हासिल करना वही हो सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये आपको कोई भी बताता है तो वो गलत करता है। अब कौन आपको बताता है वो आप खुद सोचिए, वो मैं नहीं बताऊँगा। धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक